शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। हम लोग ज्योग्राफी की कक्षा में और ज्योग्राफी की कक्षा में नदी तंत्र में है अपवाह तंत्र, जिसका संबंध पिछली कक्षा से संबंधित है। पिछली कक्षा में आपने नदी तंत्र की कड़ी में सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि नदी के स्वरूप क्या है, नदी क्या है, उसके स्वरूप क्या हैं। फिर नदी को दो भागों में, दो तंत्रों में बांटे, एक हिमालय नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। फिर हिमालय नदी तंत्र में जो तीन नदी तंत्र है, गंगा, पहले तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उस तीनों को आप लोगों ने एक एक करके देखा। रणनीतिक दृष्टि से ही कल मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नदियां हो गई थी और याद भी रखना है। और इसी क्रम में आज हम उस प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को देखेंगे जो दूसरा भाग था। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में उसके भी दो भाग हैं। एक भाग है जो पूरब की ओर गिरती है और दूसरी भाग है जो पश्चिम की ओर गिरती है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में पूरब की ओर गिरने वाली नदियों में प्रमुख नदियों में है महानदी, बस प्रमुख नदियों में है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, आपके महानदी, ये सब पूरब में गिरने वाली नदियां। हालांकि प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन नर्मदा पश्चिम में गिरती है। नर्मदा कहाँ गिरती है? पश्चिम में, अरब सागर में गिरती है। तो हम लोग इसी एंगल से ये जो 7-8 नदियां हैं उसकी जो विशेषताएं हैं उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे और अपनी बातों को समाप्त करेंगे। स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में सबसे पहली बात तो यही लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी का सामान्य ढाल पूरब की ओर, पूरब की ओर एवं दक्षिण पूरब की ओर होने के कारण, दक्षिण पूरब की ओर होने के कारण, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कई नदियां ऐसी है, धन्यवाद, कई नदियां ऐसी है जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती, मांडवी जुआरी, मांडवी और जुआरी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए अब लिखिएगा। मतलब दो भाग में प्रायद्वीपीय नदी को देख लिए। एक भाग क्या? बंगाल की खाड़ी में,
अब बंगाल की खाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण नदियां क्या है? गोदावरी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये सब सबसे प्रमुख नदियों में इसका स्थान है। ठीक है कि नहीं? जैसे अभी आपको लिखा है कि नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी, ये सब ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। लेकिन मांडवी ज्वारी को भी ध्यान रखना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है उसको सबसे पहले याद रखना है। नहीं, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भूलना। उसमें भी नर्मदा और ताप्ती सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है कि नहीं? तो तथ्यों की महत्ता अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती है। यहाँ पर चूंकि व्यापक तरीके से पढ़ रहे हैं, यदि नदी नहीं पढ़ाते रहते तो 2 नदी ही बताते, लेकिन चूंकि अब प्रायद्वीपीय नदी पढ़ा रहे हैं तो संपूर्णता से अध्ययन करना आवश्यक है, और इसी कड़ी में आपने इसको देखा। अब आइए पैराग्राफ चेंज। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जिसका संबंध, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जिसका संबंध बंगाल की खाड़ी से है, जिसका संबंध मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से है। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि। देखो, एक तो गंगा उसके तंत्र से नहीं निकलेगा, गंगा से निकल गया नहीं पूछा तो ब्रह्मपुत्र बचा, सिंधु बचा। अब वहां से निकल गया, सेटर को मन हुआ कि दो छोड़ो, सिंधु नहीं पूछते हैं, तब जाके वो प्रायद्वीपीय में आएगा। प्रायद्वीपीय में आएगा तो उस पर उसका ध्यान सबसे ज्यादा गोदावरी पे होता है और इधर नर्मदा पे होता है। मतलब अरब सागर में गिरने वाला नर्मदा। यूपीएससी के भी क्वेश्चंस को, विगत 25 साल के क्वेश्चन को खंगालोगे, मैं तो पूरे दिन यही देखता ही रहता हूँ, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसलिए मेरे क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पचा के रखना, पचा के, समझे ना, कि देखोगे जब परीक्षा संपन्न होगी तो देखोगे कि उससे कई क्वेश्चन सीधे तौर पे, विकल्प तो नहीं रहेगा, विकल्प तो चेंज होगा ही, लेकिन तथ्य आपका सीधे तौर पे रहता है। इसलिए उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में करके रखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन निकाल भी लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? तो अभी तो व्हाट्सएप पे आपको देते हैं, लेकिन जब बड़ी परीक्षा लेंगे फुल फॉर्म का तो वो तो आपको क्वेश्चन मिलेगा व्हाट्सएप पे। 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के लिए क्या हम भेज रहे हैं, आदमी को बुला रहे हैं, नहीं, तो वो सब में टेंशन लगता है। इससे अच्छा टाइप करवाओ, ठीक है, और व्हाट्सएप पे मंगवाओ, व्हाट्सएप पे दो, फटाक से देखो, काम खत्म। ओके, चलिए आगे चलिए। सर हम लोग बूढ़ी हो गए हैं ना, तो हम लोग को दिखाइए नहीं देता है व्हाट्सएप पर। तो बूढ़ी हो गए हैं तो आँख को थोड़ा सा चश्मा वश्मा लगा लो। क्या जी, दिखाई देता है व्हाट्सएप पर? हाँ ठीक है, चलो। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे बड़े अच्छे जगह पर। अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? गोदावरी। पढ़ेंगे नहीं, उसको पचाएंगे। गोदावरी सबसे पहले लिखो, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, सबसे बड़ी नदी तंत्र है जो सबसे बड़ी नदी तंत्र है जो दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है।
जो जो दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है, दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है। पहला पॉइंट यही है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। किसे कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिण की गंगा इसलिए कि इसकी लंबाई सबसे अधिक है, 1465 मीटर, 1465 किलोमीटर, तो लिख देना 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। इसका जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। इसका मतलब समझे? इसका मतलब यह हुआ गोदावरी में कि इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, जहां जल ग्रहण होता है, 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, लगभग 3 पॉइंट समथिंग करके है। अब इतने बड़े क्षेत्र में उसका 49% जो एरिया है, 50%, आधा जो भाग है वो किसका है? महाराष्ट्र में बहता है। और महाराष्ट्र के बाद किस में बहता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और जो रेस्ट बच गया वो कहाँ बहता है? तो कभी कभी इस तरह के भी तथ्य दे देते हैं कि निम्नलिखित में से गुजरात का जल ग्रहण क्षेत्र किस राज्य में नहीं है, दे दिया तुमको। तो याद रहना चाहिए महाराष्ट्र, या सबसे अधिक कहाँ है? एनसीईआरटी में है तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ध्यान करके रखिए। तीसरा पॉइंट नंबर 3, आप सुनिए। जब भी कोई नदी पढ़ते हैं तो नदी में सबसे पहले पढ़िए कि वो नदी का सहायक नदी कौन है, कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले तो निकलती जहाँ से है वह है त्र्यंबक की पहाड़ी। नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर का महादेव का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग में है। और यदि ज्योतिर्लिंग यहाँ है तो बिजली ऑफिस के पास आपका त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है। वहीं से बहुत छोटी सी धारा के रूप में गोदावरी निकलती है। हालांकि नदी का जो उद्गम क्षेत्र होता है वहां से उसकी धारा क्या होती है, लगेगा नाले की तरह का है। और लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है कितना विकराल हो जाती है, उसको आप देखते, गंगा देखो कितना विकराल है। गंगा गौमुख के पास एकदम छोटी सी रहती है। और आगे चल के देखो हरिद्वार वगैरह में कितनी भयावहता, कितनी विशालता। पटना में भी गंगा की चौड़ाई कितनी है? सबसे लंबी है, ठीक है कि नहीं? काफी बड़ी है। तो उसी रूप में उसको देखने का प्रयास कीजिए। तो लिखेंगे इसके निकलती कहाँ से है, तो लिखेंगे नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से यह निकलती है, ठीक है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। अब आइए, ये तो हो गया उद्गम। अब इसका सहायक नदी कौन है? सहायक नदी कौन है वो याद रखना है। तो सहायक नदी है बाहबा, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। एक कोड याद रखिए, बाहबा, पीएम, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है? कौन सा? अब आ जाइए। अब यहां है, ये डब्ल्यू से क्या है? वर्धा, बेन गंगा, बेन गंगा। इसका रे मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती। ये सब किसकी सहायक नदी है?
गोदावरी की। तो 5 नदी याद रखिए, बड़धा, बेनगंगा, मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती, और ये सब किसकी है? आईएएस की परीक्षा में भी यही प्रश्न पूछे गए थे 2019 में। सहायक नदी 4 दे दिया था, 1 2 सही है, यूपीएससी में 2 3 सही है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, तो याद रहेगा तब ना कि बेनगंगा, बड़धा, प्राणहिता, मंजीरा, नहीं इंद्रावती, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो कोड भी दे दिए, तो लिख दीजिए इसकी सहायक नदी लिख लीजिए, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, वर्धा है। ठीक है, लिख लिए ना? कोड लिख लो, बाहबा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, बाहबा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। चलिए, तो गोदावरी में इतनी बात याद रखिएगा। इस पर एक परियोजना है जो एनसीईआरटी में भी वर्णित है। कौन सी परियोजना है बताओ जी? पोलवरम, पोलावरम, तो लिखेंगे पोलावरम, पोलावरम परियोजना का संबंध गोदावरी नदी से है। पोलावरम का संबंध गोदावरी नदी से है। किससे है? गोदावरी नदी से है। चलिए, अब गोदावरी जब पढ़ लिए तो गोदावरी में 4 बातें, आप बताइए कितना किलोमीटर है? 1465। क्या विशेषता है? सबसे लंबी है। कहाँ की? दक्षिण भारत की। तो क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं। कितना किलोमीटर है? 1465। इसका अधिकांश द्रोणी क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र। सब लिखा हुआ है। 50% हिस्सा किसका है? महाराष्ट्र का है। ठीक है कि नहीं? और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। कहाँ? नासिक। और चौथा, 5वां, इसकी सहायक नदी कौन? बाहबा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। डब्ल्यू से वर्धा, डब्ल्यू से बेन, प्राइम मिनिस्टर पी से पेनगंगा, पी से प्राणहिता, एम मंजीरा, आई इंद्रावती, जी सबका गोदावरी। सबका क्या होगा? सबको मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गोदावरी। तो तैयार, खत्म। और एक परियोजना है इस पर जो काफी महत्वपूर्ण है, उसका नाम है पोलावरम। एनसीईआरटी में ऐसे भी जो लाइन है उसको छोड़ना नहीं है, उसको रट फट के बराबर कर देना है। ठीक है कि नहीं? तो इसको ध्यान करके रखिएगा। अब आ जाइए कृष्णा, 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 कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है, लगभग 1400 किलोमीटर है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वर से निकलती है। पढ़े थे महाबलेश्वर कहाँ है? पढ़े थे ना? केशुबाई, महाबलेश्वर, सब भुला गए। महाराष्ट्र। ठीक है, जो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, इसकी प्रमुख सहायक नदी कोयना, तुंगभद्रा, भीमा है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कोयना, तुंगभद्रा, कोयना, तुंगभद्रा, कोयना, तुंगभद्रा, कोयना, तुंगभद्रा और कोयना, तुंगभद्रा और भीमा है। सुन लो, ये 3 जब याद हो जाए
ये 3 जब याद हो जाए, ये तीनों क्या है, एनसीईआरटी फैक्ट है, तो पहले 3 एकदम जिब्बा पे रहना चाहिए। कौन कौन? पहले यह याद हो जाए तब तुम स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र में घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, ये सब लिख सकते हो। फिर लिख दो घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी। लेकिन वो कब याद करना? जब ये याद हो जाए तब। ऐसा नहीं कि वो याद हुआ नहीं, अब बेकार का याद कर लिए। तो सर जब बेकार का है तो क्यों लिखा है? मेरा मन, हम पागल हो गए हैं? प्रश्न पूछते हैं। अरे कुछ समझे हैं तब ना लिखा दिए हैं। इन द वर्स्ट केस, तो उस वर्स्ट केस में काम देगा घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी। मूसी के किनारे ही हैदराबाद है, जहां सालार जंग संग्रहालय है, टीन सिटी है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में क्या है? टीन सिटी है। तो इसको भी ध्यान में करके रखिएगा। आगे चलिए, उसके बाद आ जाइए, कृष्णा में है ना, हाँ, फिर लिखेंगे। भूलेंगे नहीं कि कृष्णा नदी का अधिकांश भाग जल ग्रहण क्षेत्र कर्नाटक है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और शेष में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, और शेष में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो आपसे जब पूछेगा कि कृष्णा नदी जल विवाद में कौन से राज्य सम्मिलित है, तो कर्नाटक होगा ही, महाराष्ट्र होगा ही, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सम्मिलित है। तो जैसे जो क्वेश्चन आएगा उस तरह से उसको डील कर लीजिएगा। तो कृष्णा आपका कंप्लीट। तो कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो 1400 किलोमीटर है। 1400, 1 2 छोड़ो ना, 1400 हुंडे याद कर लो, कितना है? 1400 किलोमीटर है। दूसरा कहां से निकलती है? तो सहाद्री। शादी नहीं लिखे हो कल? पश्चिमी घाट को सहाद्री कहते हैं, कल लिखाए थे ना परसों कि पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम क्या है? तो महाराष्ट्र में सहाद्री है। तो सहाद्री के महाबलेश्वर श्रेणी से निकलती है, तो इसको ध्यान रखना है। और तीसरा क्या है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सहायक नदी में कौन कौन है? 1 2 3, तब घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, वो बाद की बात है। इस तरह से आप और इसके बाद इसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है, किस राज्य में है? तो विवाद जो होगा वो जल ग्रहण क्षेत्र को लेकर ही होगा। बिहार आएगा कभी? उसमें नहीं आएगा, क्योंकि बिहार का जल ग्रहण क्षेत्र कृष्णा से कोई लेना देना नहीं है। बिहार का जल ग्रहण क्षेत्र कोसी से लेना देना है। कोसी विवाद हो सकता है, लेकिन कोसी विवाद किससे हो सकता है? भारत और नेपाल के बीच हो सकता है, क्योंकि नेपाल, कोसी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए। कृष्णा के बाद आइए कावेरी। कावेरी, 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 यह तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। 1341, नहीं यह तीसरी नहीं है, तीसरी काट दो, तीसरी काट दो। कावेरी है ना, तीसरी काट दो। ये नर्मदा से भी छोटी है। तीसरी यदि कहिएगा तो आपका नर्मदा ही है, लेकिन नर्मदा क्या है? नर्मदा पश्चिम में गिरती है। तो यदि कभी पूछ दे नहीं कि पूरब में गिरने वाली तीसरी 1 2 3, तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ नहीं हो जाएगा? तो इसलिए वहां पे मैंने रोक दिया है, और 2 लिखने के बाद किलोमीटर लिखवा देते हैं। लिखेंगे इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर है। जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरह से इसको डील कीजिएगा। अब आइए सुन लीजिए। कावेरी के विषय में पढ़ने से पहले ही हमने एक तथ्य बताया था, अवधारणा भी बताई थी कि दक्षिण भारत में एकमात्र नदी है जो सालों भर पानी रखता है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के विषय में फीचर बतलाए थे ना। फीचर क्या बतलाए थे? कि 12 मासी नहीं होती है। लेकिन अपवाद कौन था? कावेरी।
क्यों? क्योंकि उसमें दोनों मानसून आकर पानी देता है। वो दोनों मानसून कौन सी है? दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी। अभी जो बिहार में बारिश होगी 1 जून के आसपास, 25 मई को मानसून का प्रवेश हो जाता है मालवाड़ तट पर, केरल में, अंडमान में इत्यादि क्षेत्रों में इसका प्रवेश होता है। और पहली जो मानसून की फुहार होती है उसको हम लोग क्लाउड ब्रस्टिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्लाउड ब्रस्टिंग कहते हैं। ऐसे शब्दों को हमेशा ध्यान रखो। क्लाउड सीडिंग, क्लाउड ब्रस्टिंग, माने आजकल हम लोग कृत्रिम वर्षा भी करते हैं। चीन करता है कृत्रिम वर्षा। अभी मैं न्यूज चैनल देख रहा था थोड़ी देर पहले, केमिस्ट्री से पहले, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दुबई में 75 साल में सबसे अधिक बारिश, रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। मैंने 75 साल से वहां बारिश नहीं हो रही थी, और आज वहां साल भर में 150 mm भी होता है कि नहीं होता है, वो वहां का देश का IMD, वहां का देश का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताएगा। लेकिन अभी मैंने देखा कि 150 mm बारिश उसकी वहां पर हुई है आज, और पूरा दुबई बह गया है। हम लोग के यहाँ दिल्ली बम्बे बहता है तो कोहराम बच जाता है, सब मोदी को गरियाने लगता है, या अपने गवर्नेंस को जो गड़बड़ गवर्नेंस में रहेगा उसको गाली देने लगता है कि आज़ादी के 75 सालों के बाद मीडिया शुरू कर देता है, आज तक एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप नहीं कर पाई, लोग बहने को मजबूर हैं, मरने को मजबूर हैं, डायलॉग देना शुरू कर दिया। दुबई सबसे अत्याधुनिक तकनीक पर है, फिर भी फ्लड है सड़क पर। प्रकृति के आगे किसी का चलता है? प्रकृति को कभी ज्यादा बांधना भी नहीं चाहिए। जलवायु परिवर्तन का इंपैक्ट है क्या बॉस? ठीक है, आंख धो के आ जाइए, आ जाइए ना, आ जाइए ना। होता है, हमारे साथ भी होता है। जब हम हाई प्रोफाइल जगह पे होते हैं ना, बहुत आनंद मिलता है ना, तो हम सो जाते हैं। जाइए, आ जाइए, अरे आओ ना, ऐसे नहीं, खड़ा हो जाओ, खड़ा होइए ना, खड़ा। हमको 5 मिनट तक देखते रहिए। फीवर है, बुखार में पढ़ने आए हो? बहुत अच्छा, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। देख रहे हो, बुखार में पढ़ने आया है, आज तुम आए हो, कल गायब हो जाना। गुड, वेरी गुड। कहाँ थे हम लोग? जी, कावेरी पे। तो लिखेंगे कावेरी। दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जहां सालों भर पानी रहती है। जहां सालों भर पानी रहती है, जहां सालों भर पानी रहती है, जहां सालों भर पानी रहती है। ठीक है, रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि दोनों मानसून का प्रभाव है, क्योंकि दोनों मानसून का प्रभाव है, दोनों मानसून का प्रभाव है। इस नदी का 56% भाग तमिलनाडु में, 56% भाग तमिलनाडु में, 41% भाग कर्नाटक में, 41% भाग 41% भाग कहाँ? कर्नाटक में, और 3% भाग केरल में, और 3% भाग केरल में, 3% भाग। ठीक है, चलिए। इसलिए कावेरी जल विवाद जब पूछता है तो कावेरी जल विवाद किसके बीच? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। लड़ने कटने को तैयार हो जाता है लोग यहाँ, इतना पॉलिटिसाइज हो जाता है। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये लिख लिया है तो लिख देंगे। इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी।
सुन लीजिए, कभी परीक्षा में गोदावरी नहीं दे, कह दे कावेरी कृष्णा नहीं, नर्मदा, कहेगा दक्षिण की गंगा चुनो, तो किसको चुनोगे? जब गोदावरी नहीं हो तो इसको चुन देना, ध्यान रखना। और यह भी ध्यान रखना कि इसमें सालों भर पानी रहती है। यह भी ध्यान रखना कि यह नदी 3 बार 2 धारा में विभक्त होती है और फिर जाकर मिल जाती है। और यह भी ध्यान रखना कि इस पर एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम। और इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, काबिनी, रुक जाओ, अमरावती, भवानी, हेमावती, ऐसे भी मैं कह दूं, जितना बती है वो सब का संबंध किससे है? कावेरी से। तो लिख दो कावेरी की सहायक नदी, पहले मूल लिख लो, पहले 3 मूल लिख लो, काबिनी, भवानी, अमरावती। काबिनी, भवानी, अमरावती। ठीक है, ये तीनों याद हो जाए तब लिखिएगा हेमावती, अकरावती, हेमावती, अकरावती, आलोक पावनी, लोक पावनी इत्यादि इससे संबंधित सहायक नदी है। लोक पावनी इत्यादि इससे संबंधित सहायक नदी है, इससे संबंधित सहायक नदी है। लेकिन फिर मैं बता दूं कि कावेरी के विषय में 3 नदी कौन याद करना है? 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। नोट में लिख दो, सभी बती का संबंध, सभी मुख्य बती का संबंध कावेरी से, सभी मुख्य बती का संबंध किससे है? इंद्रावती को छोड़कर। तुम लोग के दिमाग में खामखा चलता रहेगा, इंद्रावती को छोड़कर। हो गया ना, झंझटे खत्म कर दिए, एक जर में साफ। इंद्रावती को छोड़कर तो कावेरी हो गया। कावेरी पे 3 द्वीप का निर्माण होता है, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम और शिव समुद्रम। एक जलप्रपात भी है, उसका नाम है शिव समुद्रम। तो लिख देंगे कावेरी नदी पर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, कावेरी नदी पर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात कौन? शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम है। कहाँ है? शिव समुद्रम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त श्रीरंगम, 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 श्रीरंगपट्टनम द्वीप, श्रीरंगपट्टनम द्वीप, श्रीरंगपट्टनम द्वीप, द्वीप इसी नदी से संबंधित है, इसी नदी से संबंधित है, ठीक है। ओके, अब आ जाइए महानदी।
महानदी, चौथा महानदी 851 किलोमीटर है, छत्तीसगढ़ के सिहावा की पहाड़ी से निकलती है। लिख देंगे, छत्तीसगढ़ के सिहावा की पहाड़ी से निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिहावा की पहाड़ी से निकलती है, 851 किलोमीटर है, वो सब तो लिखा हुआ है ही। अब इसकी सहायक नदी याद रखिएगा, यह बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी सिविल सेवा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसकी 2 सहायक नदी है, मतलब है तो शिवनाथ, मांड, ईब, जोंक, तेल, लेकिन जोंक और तेल को याद रखिएगा। तो लिखिए, इसकी सहायक नदी है जोंक और तेल, दाएं तट से मिलती है। जोंक और तेल और शिवनाथ और ईब, शिवनाथ और ईब बाएं तट से मिलती है। शिवनाथ और ईब, शिवनाथ और ईब बाएं तट से मिलती है। शिवनाथ और ईब बाएं तट से मिलती है। इस नदी पर कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। इस नदी पर कई बहुउद्देशीय परियोजना है। इस नदी पर कई बहुउद्देशीय परियोजना है, जैसे हीराकुंड, हीराकुंड, जैसे हीराकुंड सबसे इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड, टिकरापारा बांध, टिकरापारा बांध, ठीक है, टिकरापारा बांध। बस इसकी सहायक नदी नहीं भूलना। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, तेल और जोंक दोनों, तो ध्यान रखना। सिहावा पहाड़ी से निकलता है, इसको ध्यान रखिएगा, काफी है। और हीराकुंड बांध तो आगे भी पढ़िएगा, और ये याद हो ही जाएगा कि हीराकुंड बांध का संबंध किससे है? महानदी से। हीराकुंड बांध का संबंध किससे है? बस अब इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। केवल अपवाद क्षेत्र लिख लीजिए। इस नदी का अधिकतम अपवाद क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। इस नदी का अधिकतम अपवाद क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। निकलती भी है वहीं से, निकलती भी है कहां से? छत्तीसगढ़ से। सिहावा क्षेत्र रायपुर जिला में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। ओके, तो इस तरह से आपने जो बंगाल की खाड़ी में जाने वाला प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय भारत की है, उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो फोकस किस पे करना है? गोदावरी पर, कृष्णा पर, कावेरी पर। ये 2-3 महानदी और महानदी के बांध, इन तीनों चारों को अच्छे तरीके से, कमांडिंग तरीके से उसको याद कर लीजिए। अब आता है पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो नर्मदा है, तो नर्मदा को याद करेंगे और सब तो एक एक लाइन का है। तो देखिएगा, पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियों में सबसे महत्वपूर्ण, अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नर्मदा है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, समझ गए ना? लेकिन पश्चिमी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी नहीं। वाह, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, या ओवरऑल 1465, 1400, 1312। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो अमरकंटक से निकलती है।
जो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है एवं जबलपुर के निकट, एवं जबलपुर के निकट, जबलपुर के निकट, जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कौन? भेड़ाघाट में कौन से जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आ जाइए इसकी प्रमुख सहायक नदियां। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां, नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां, नदियां तवा, बंजर और ओरसंग। तवा, बंजर और ओरसंग। ओरसंग है। प्रसिद्ध सरदार सरोवर परियोजना, प्रसिद्ध सरदार सरोवर परियोजना, प्रसिद्ध सरदार सरोवर परियोजना, प्रसिद्ध सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। प्रसिद्ध सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। कौन नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका जो प्रमुख नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, उसको कमांड कर लेना है। अब छोटी छोटी नदियां सब जो है उसके विषय में एक दो बातें जाननी है, इतने एंगल से नहीं जानना है। तो नेक्स्ट लिखेंगे तापी। तापी यह मुल्तई पहाड़ी से निकलती है। 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 ठीक है। लूनी कल पढ़ चुके हो, पढ़े है ना, कि अरावली से निकलने वाली भारत की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है। तो लिख देंगे लूनी। लूनी, लूनी अरावली से निकलने वाली भारत की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है। अंतःस्थलीय नदी है। अंतःस्थलीय नदी है। अंतःस्थलीय नदी है। कौन? लूनी। नेक्स्ट इसके अलावा लिख देंगे गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां साबरमती और माही है, जो अरब सागर में गिरती है। साबरमती और माही है जो अरब सागर में गिरती है। जो अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कर्नाटक की शरावती की नदी सबसे महत्वपूर्ण है। पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियों में, पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियों में, पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियों में
कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण नदी शरावती है, जिस पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन? जोग या महात्मा गांधी या गड़सोप्पा, देखो ना, जोग या गड़सोप्पा, जोग या गड़सोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात निर्मित है। जोग या गड़सोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात निर्मित है। ठीक है, निर्मित है। तो शरावती पे टिक लगाओ, शरावती पर, क्योंकि शरावती पश्चिम की ओर निकलती है, पश्चिम की ओर कर्नाटक, पश्चिम में बहती है, कर्नाटक से निकलती है शिमोगा जिला से, तो ध्यान रखिएगा। उसी तरह से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में गोवा की दो छोटी छोटी नदी है, जिसका नाम है मांडवी और जुआरी, वो भी लिखे हैं, मांडवी और जुआरी। कहाँ गया, गायब हो गया, कहीं लिखे थे हम, तो लिख देंगे। गोवा की दो छोटी नदियां मांडवी और जुआरी, गोवा की दो छोटी नदियां मांडवी और जुआरी, रट लेना इसको। मारमू गोवा बंदरगाह जो है इसी दो नदियों के संगम पर है। आगे फिर एक बार चर्चा करेंगे। मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी, जुआरी उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है। फिर लिखिए, केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा, भरतपुजा या पोनानी, केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा या पोनानी, पोनानी, भरतपुजा या पोनानी, भरतपुजा, केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा या पोनानी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, और ये भी पश्चिम की ओर बहती है, और यह भी नदी पश्चिम की ओर बहती है, और यह भी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, यह भी नदी, और याद रखिएगा केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम है पेरियार, केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है, जो यह भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो लिखेंगे केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी पेरियार है, पेरियार है, और पंबा, पेरियार और पंबा है, जो पश्चिम की ओर बहती है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली है या बहती है। बहती है, बस। ठीक है, तो पश्चिम की ओर जो छोटी छोटी नदी बहती है उसको भी मैंने कवरेज कर लिया, जैसे ठीक है ना, जैसे साबरमती, माही, शरावती, मांडवी, जुआरी, भरतपुजा, पेरियार, पंबा। केरल में तीन नदी इंपॉर्टेंट है, भरतपुजा, पेरियार और पंबा, भरतपुजा या पोनानी, पेरियार और पंबा। तो मांडवी और ज्वारी गोवा में है। तो आपसे यदि टेबल दे दिया, 4 राज्य दे दिया, ठीक है कि नहीं, और 4 राज्य और 4 इधर दे देगा आपको स्टेट, तो चुनने के लिए दे देगा, तो बड़े आराम से आप चुन सकते हैं यदि याद रहा तो। और नहीं याद रहा तब तो जहाँ मन होता है वहाँ तो मारते ही हैं। आप देखिए कि बीपीएससी में इतनी तैयारी कराए हुए हैं, और आज वही क्वेश्चन हमने एसएससी वाले को दे दिया था सुबह में, और एसएससी वाला आपसे ज़्यादा नंबर लाया, 39 नंबर लाया, ठीक है कि नहीं।
सुभाष शर्मा, वहाँ भी एक सुभाष शर्मा था। हम कहा ये कहाँ से आ गया जी तुम? तो देखे तो कहा हम ऐसा, हम अच्छा वो तुम, हमको देखो माँ तुम्हारा नाम हम दूसरा याद रखे हुए थे। तो समझ जाइए कि वो उसको छोटे स्तर पे पढ़ाते हैं, उसको कम पढ़ाते हैं, लेकिन कम पढ़ाते हैं तो उसमें से एक आध दो लड़का बढ़िया है, तो क्या किया 39, 38, 35 लाया, कुल मिला के 4-5 लड़का लाया। आप सबसे तेज है, सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं, और तब आपको 35-36 आता है। मतलब आपसे, आपकी तुलना में जो 19 साल 18, अच्छा उसमें कई लड़का भी ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, तो जो 17, 18, 19 साल का लड़का है वो ज्यादा कॉन्शियस हो गया है, तभी ना लाया। ठीक है, हो सकता है कि 5 तुक्का मारा होगा, ठीक हो गया। फिर भी अंतिम विजय क्या होता है? आप कैसा टेक्निक रखते हो वो मैटर नहीं रखता है, रन बना कि नहीं बना। बटलर का शतक कितना भी हुरमेट था, जीवन दान मिला, कुछ मिला, शतक बनाया ना, मैच जिताया ना, तो आशा है समझ गए होंगे कि अंत में क्या होता है, जीतल मामा की जय। जो सबसे अधिक अंक लाता है किसी भी हालात में, हुक के लाए, भले क्लास नहीं हो उसमें। विराट कोहली के पास तो बहुत क्लास है, कहां सुनील नारायण की तरह शतक बना दिया, और सुनील नारायण के पास कोई क्लास नहीं है। आशा है समझ गए होंगे कि रन बनाना, अंक लाना, यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु कहां थे? मूल बिंदु थे, हाँ। तो ये अब उसी तरह से कई तटीय मैदान का या इस क्षेत्र का छोटी छोटी नदियां जो पूरब की ओर बहती है, तो उसको भी ध्यान रखिए। देखिएगा कुछ ऐसी नदियां हैं, कई कुछ ऐसी छोटी नदियां हैं, छोटी नदियां हैं जो पूरब की ओर बहती है, जैसे स्वर्ण रेखा, जैसे स्वर्ण रेखा, स्वर्ण का बैतरणी, बैतरणी, ब्राह्मणी, बैतरणी, ब्राह्मणी, बेगाई, 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 लिखा तो हुआ है यहाँ, ये सब लिख लीजिए, ये सब एनसीईआरटी में वर्णित है। पूरब की ओर बढ़ने वाली छोटी नदियों में बेगाई, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नार, पलार, बंसधारा, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं, 200, 250, 150 किलोमीटर की नदियां हैं। लेकिन जानकारी रहनी चाहिए, एनसीईआरटी में वर्णित है, इसीलिए छोड़ेंगे तो नहीं। पूरब की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में बंसधारा, पेन्नार, पल्लार, बेगई, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है? ये सब जो छोटी नदियां किधर बहती है, ये सब किधर बहती है? ये सब पूरब की ओर बहती है। इतनी सारी बातें आप यदि पचा के रख लेते हैं तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। मतलब हमारा काम मतलब आपका काम। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी नदियों का इतिहास खत्म हो गया। अब आता है झील और जलप्रपात, ठीक है कि नहीं? झील और जलप्रपात, जल्दी से लिखिए झील, ज्यादा नहीं लिखाएंगे, पीडीएफ भेज देंगे, लिख लीजिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट है जो दे देते हैं। देखिए झील क्या होता है? झील स्थल खंड से घिरा हुआ है, जो कुछ कृत्रिम है, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित है, और कुछ आपका प्राकृतिक है। उस झील की कड़ी में जो प्राकृतिक है, जैसे विवर्तनिक झील होता है, ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न होता है। कुमायूं रेंज में, कश्मीर रेंज में, जैसे कश्मीर का बुलर झील विवर्तनिक झील है। विवर्तनिक झील का मतलब जो ज्वालामुखी की क्रिया से उत्पन्न होता है, वैसे झील को क्या कहेंगे हम? वैसे झील को हम लोग विवर्तनिक झील कहते हैं। तो जैसे बुलर झील, ये बुलर झील का क्या इंपॉर्टेंस है? ये बुलर झील का इंपॉर्टेंस यह है कि बुलर झील भारत का सबसे मीठे पानी की झील है।
ठीक है, इसको हम घेर देते हैं, घर पे जाकर के इसको अभी PDF भेज देंगे तुरंत, तो आप लोग घर पे नोट कर लीजिए, चूंकि समय कम है और आप लोग को जाना भी है, और चूंकि आज का दिन ऐसा है कि आपको भेजना जरूरी है, समय पे चले जाइएगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा बिंदु ये हुआ विवर्तनिक झील। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि विवर्तनिक झील क्या है? जो ज्वालामुखी क्रिया के कारण उसका उत्थान पतन, उठना बैठना जो होता है, उसको क्या कहेंगे हम? तो जितना भी कुमाई रेंज कश्मीर की झील है वो कैसी झील है? अब आ जाओ दूसरा लेगून झील, जिसको हम लोग अनूप झील कहते हैं। लेगून झील क्या है? ऐसा झील जिसका जुड़ाव समुद्र से रहता है, जिसका जुड़ाव समुद्र से रहता है। मान लिया समुद्र बह रहा है और इधर झील है, यहाँ उधला है, तो उधला होने के कारण समुद्र का पानी क्या है? उधर ऊपर आता है, और इधर का झील जैसे चिल्का झील है, इसका पानी और समुद्र का पानी दोनों एक दूसरे के पास जाकर मिल जाता है। ऐसे झील को हम लोग लेगून झील या अनूप झील कहते हैं। तो लिखा भी हुआ है कि इसका निर्माण तब होता है जब समुद्र जल का कुछ भाग उधला कब रहता है? जब बालू, चट्टान और प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है। ऐसे झील जो सक्रिय जलीय भाग के द्वारा समुद्र से जुड़ी होती है, उस झील को लेगून झील कहते हैं। और लेगून झील का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? चिल्का, जो सबसे बड़ा झील है, जो सबसे बड़ा। इसके अलावा पुलिकट का झील है, अष्टमुडी का झील है, वेम्बनाड का झील है, ये तमिलनाडु में, ये केरल में। ये सब झील को इसका नाम सबसे पहले इसी का नाम याद रखिए। पूछेगा भी कि सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो चिल्का झील है। लेगून झील का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन है? तो चिल्का झील है, जो कहाँ है? उड़ीसा में। तो लेगून झील समझ गए कि ऐसे झील का जुड़ाव समुद्र से रहता है। छोड़ दो सारी बातें, ऐसे झील का जो जुड़ाव हो रहता है वो किससे रहता है? उस झील को हम लोग लेगून झील कहते हैं। जैसे तीसरा झील हिमानी झील, नाम से ही स्पष्ट है, हिमानी मतलब हिम से बना हुआ। जैसे नैनीताल का झील, राक्षस ताल, ये दो झील को याद रखिएगा। पढ़े ना, राक्षस ताल और नैनीताल। नैनी झील है, नैनीताल में नैनी झील है, तो ये झील हिम से बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और तीसरा है, चौथा है वायु के द्वारा बना हुआ झील, उससे भी झील बनता है। जैसे हमारा सबसे खारा पानी का झील है सांभर, कहाँ गया सांभर, डिडवाना। इसको हम लोग पलाया झील के नाम से ही जानते हैं, वो भी लिखाए हुए हैं। पलाया झील, लवणीय झील, और ये लवणीय झील कौन सा झील है? सांभर और डिडवाना, ये दोनों कहाँ है? राजस्थान में। तो सांभर झील कैसा झील है? वायु द्वारा निर्मित झील है, पलाया झील है। और चौथा है डेल्टाई झील, चौथा है डेल्टाई झील। जैसे कोलोडू का झील, ये डेल्टाई झील का उदाहरण है। और फिर एक क्रेटर झील, ये भी ज्वालामुखी क्रिया से बनता है। जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील है, महाराष्ट्र में लोनार का झील किससे बनता है? ये ज्वालामुखी की क्रिया से निर्मित जो क्रेटर है, जो ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, उस क्रेटर झील से बने हुए भाग कौन से हैं? लोनार झील है। तो कौन कौन से याद रखना है आपको? सबसे पहला याद रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अनूप झील या लेगून झील। लेगून झील का उदाहरण कौन सा है? चिल्का। कौन सा है? चिल्का। उसको याद करके रख लिया, अष्टमुडी है, पुलिकट है, लेकिन पहले एक दो याद कीजिए, फिर उसी कड़ी में हिम नहीं पूछेगा। वायु है, वायु निर्मित झील, पलाया झील, ये विशेषकर रेगिस्तान में होता है। और पलाया झील के कॉन्टेक्स्ट में जानना है सांभर और डिडवाना को, और ये दोनों नमकीन झील भी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। डेल्टाई झील कोलोडू झील है, कोई खास बात नहीं है। डेल्टा के पास जो झील होगा उसको क्या कहेंगे? और लास्ट है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटर झील, और क्रेटर झील आपका लोनार झील है, जो महाराष्ट्र में। कहाँ है? आपके परीक्षा में यह भी प्रश्न दे सकता है, 4 झील दे देगा और 4 इधर दे देगा, तो आपको चुनना होगा। पहले राष्ट्रीय स्तर पे देख लीजिए, फिर बिहार के स्तर पे भी कुछ झीलों की जानकारी देंगे। जैसे कामर झील कहाँ है? बेगूसराय में। और बिहार का वो पहला रामसर झील भी है, ठीक है कि नहीं? लेकिन अभी विषय से विषांतर नहीं होंगे, अभी इन झीलों के कड़ी में इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुछ भारत की प्रमुख झीलें हैं जिसकी चर्चा भारत के भूगोल में कर चुके थे।
और वो था मणिपुर में लोकटक झील, बताए थे। यहाँ तैरता हुआ उद्यान है केबू लामजाओ। भूमडिस, भूमडिस, भूमडिस संरचना भी है। क्वेश्चन भी मैंने डेली वाले में पूछा है, ठीक है कि नहीं? तो इस सबको ध्यान में रखिएगा। और यह जो झील है, यह झील में रामसर आर्द्रभूमि की सूची में है और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी है। ये दोनों का संबंध किससे है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है? बहुत अधिक है। यहाँ पे देखिए, इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिसको हम लोग भूमडिस कहते हैं, ठीक है कि नहीं? और लोकटक झील के विषय में कॉपी में ऑलरेडी भारत के भौगोलिक परिचय में भी सब लिखा हुआ है। इसके अलावा और केबुल लामजाओ को नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कौन है? और जो आकृति पाई जाती है वो भूमडिस। इस तीनों बात को याद करके रखेंगे। पुलिकट झील अभी पढ़े ही हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। वेम्बनाड केरल में है, लेगोन झील का उदाहरण है। और यहाँ इसी झील में आपकी जानकारी में बताया भी था कि पुन्नामादा कयाल है, और जहाँ पर कौन सा क्या होता है? नौकायन की ट्रॉफी होती है। और उस नौकायन की ट्रॉफी का क्या नाम है? उस नौकायन की ट्रॉफी का नाम है नेहरू ट्रॉफी। सब लिखा हुआ है, 2-3 दिन पहले ही सारी बातें। हाँ, वही कयाल होती है मालाबार तट पे, तो यही ना है आपका, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, हाँ, वेम्बनाड झील पर इसको याद रखिएगा, वेलिंगटन द्वीप केरल में है, ठीक है? वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट, चिल्का हो ही गया। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। इसके बाद ये झीलों की सूची, और इस झीलों की सूची में सबसे इंपॉर्टेंट में जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, मणिपुर है, ठीक है कि नहीं? नल सरोवर गुजरात याद रख सकते हैं, और कुछ उत्तराखंड का ये जो जितना ताल है, जितना ताल रहेगा सब उत्तराखंड में है। खुरपी ताल, भीम ताल, नैनी ताल, जितना ताल है वो कहाँ रहेगा? सब। और एक सूरजकुंड का झील, वहाँ सूरजकुंड का उत्सव भी लगता है, कहाँ? हरियाणा में। और सूरजकुंड का उत्सव का संबंध शिल्प कला से, हस्तशिल्प कला से। अभी जनवरी के महीने, दिसंबर जनवरी के महीने में लगता भी है बस। और राजस्थान का पिछोला, झासांबर, जयसंबंध, डिडवाना, ये सब तो याद ही रहेगा, तो इसको ध्यान में करके रखिएगा। उसी तरह से हर राज्य का जो झील है, उसमें केरल का झील वेम्बनाड अष्टमुडी सबसे इंपॉर्टेंट है। लोनार झील इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको बताया। हुसैन सागर याद रखना है, तेलंगाना का। कोलोडू का, आंध्र प्रदेश कोलोडू। इतनी झील को आप थोड़ा सा ध्यान में करके नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, तो आपका काम तमाम रहेगा। कुछ मानव निर्मित झील भी है, और उस मानव निर्मित झील में जो सबसे महत्वपूर्ण झील है वो है आपका गोविंद सागर झील। एक ऐसा झील है जो हिमाचल प्रदेश में भागरा नांगल के पीछे सतलज नदी पर निर्मित है। इस झील का क्या नाम है? गोविंद सागर झील। मानव निर्मित झील में सब भुला जाइए, लेकिन इस गोविंद सागर झील को नहीं भूलिएगा। इसके अलावा कोई झील याद रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको ध्यान में करके जरूर रखिएगा, ठीक है कि नहीं? और यह है जलप्रपात की सूची। जलप्रपात की सूची में 3 बातें ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी पर है। अभी जैसे पढ़े थे जोग, पढ़े थे ना, शरावती पर है, कहाँ है? कर्नाटक में। अभी पढ़े थे धुआंधार, पढ़े थे अभी, कौन सी नदी पर है? नर्मदा, मध्य प्रदेश। इसी कड़ी में अभी आपने पढ़ा था शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर, ठीक है कि नहीं? इसको याद रखिएगा। कुंचिकल को याद रखिएगा, बराही नदी पर है कुंचिकल। गौतम धारा झारखंड में है। और हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात है झारखंड में। स्वर्णरेखा नदी पर है, कौन सी नदी पर है? कहाँ है? झारखंड में है। एक चुलिया याद रखिएगा, चुलिया चंबल नदी पर, चंबल नदी पर है, कहाँ है? तो राजस्थान में है। बस, इसके अलावा और कोई जलप्रपात को याद नहीं रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ नदियों की कड़ी में 3 चीज पढ़ना था। पहले नदियां पढ़ना था,
फिर आपको झील पढ़ना था, और फिर आपको जलप्रपात पढ़ना था। जलप्रपात में क्या पढ़ना था कि कौन सी जलप्रपात किस नदी पर किस राज्य में है, ऑलरेडी लिखा दिए हैं। शिव समुद्रम सबसे इंपॉर्टेंट, जोग सबसे इंपॉर्टेंट, आगे और भी दिया जाएगा, लेकिन इसको एक जगह कर दिया हूं, उसमें 5 को टिक भी लगा दिया। उसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे आज ही, और जब भी परीक्षा हो तो परफॉर्मेंस करेंगे। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। ठीक है, क्योंकि रामनवमी का समय है, इसलिए आप लोग अपने अपने घर जाएंगे। 8 बजे आपकी करंट की और विविधा का यूट्यूब क्लास होगा, उस पर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक रेस्ट। 8 बजे का मतलब 8 बजे। अब ऐसा नहीं कि कोई 1-2 मिनट लेट हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, जोड़ने ओड़ने में लेट होता रहता है, तो ऐसा नहीं कि सर अभी तक शुरू नहीं हुआ, फोन करने लगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।